नमस्कार। मैं संदीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता ही है कि कोरोना की वजह से कॉलेजेस बंद है, तो हमें ऑनलाइन क्लासेस के लिए आदेश दिए गए हैं। तो इसी के लिए मैं आज आपको एक ऑनलाइन क्लास है वो करवा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी पहली क्लास है। पहली क्लास है, तो इसमें मैं थोड़ा सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। हमारे सिलेबस में अब की बार भारतीय राजनीति के बारे में बताया गया है। यानी पिछले जो पेपर हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ा था, और अब वो है इंडियन पॉलिटिक्स या पॉलिटी, लेकिन ये अप्लाइड पोर्शन होता है। तो अप्लाइड पोर्शन की ये क्लास है। तो इसमें हम पहला टॉपिक है हमारा, ये भारत में संघवाद या फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, प्रकृति, लक्षण, इसके बारे में हम इस पहली क्लास में पढ़ेंगे। और दूसरा चैप्टर है संघ और राज्यों में संबंध, यानी रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, यानी जो सेंटर है और जो स्टेट है उन दोनों गवर्नमेंट में संबंध कैसे रहता है। दोनों के आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध, शासकीय संबंध, उन सभी बारों के बारे में हम इस दूसरे लेसन में पढ़ेंगे। तीसरा है राज्यों की स्वायत्तता की मांग। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा जो भारत है वो राज्यों का एक संघ है। इसका मतलब कि राज्य अलग नहीं हो सकते, लेकिन स्वायत्तता की मांग करते हैं, ऑटोनॉमी की मांग करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्तता दी जाए, ताकि हम हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान है वो हमारे लेवल पे ही कर सकें, सेंटर पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो। इसके लिए भी काफ़ी विवाद चलते रहते हैं, और बहुत सारे स्टेट हैं वो अपनी स्वायत्तता की मांग समय समय पर उठाते रहते हैं। जम्मू कश्मीर और बहुत सारे और भी राज्य हैं जिन्होंने स्टेट ऑटोनॉमी की बात की है। तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। भारतीय संघवाद में उभरती हुई नई प्रवृत्तियाँ, यानी कि एमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंडियन फेडरलिज्म में क्या चल रहा है, और क्या हमारे जो संघ था वो 1950 का संघ और आज के संघ में क्या परिवर्तन हो गए हैं, कौन कौन सी नई नई प्रवृत्तियाँ उभर रही है, ये हम पढ़ेंगे। चुनाव आयोग और चुनाव सुधार, इलेक्शन कमीशंस एंड इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारा जो पहला आम चुनाव है वो 1952 में हुआ था, और आज जैसे बंगाल में चुनाव हो रहा है, तो ये चुनाव करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पे होती है, और वो समय समय पर चुनाव में सुधार करता रहता है। तो उनके बारे में कि आज तक क्या क्या चुनाव हुए हैं, चुनाव सुधार के लिए क्या क्या कौन कौन सी कमेटियां बनी है, जैसे तारकुंडे समिति, और कौन कौन से चुनाव आयुक्त ने कौन कौन से सुधार किए हैं। भारत में दल बदल की समस्या, ये अपना 6 चैप्टर है। प्रॉब्लम ऑफ एंटी डिफेक्शन एंड डिफेक्शन लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे। दल बदल कानून क्या है, और क्या दल बदल किया जा सकता है और नहीं किया जा सकता, तो इसके पीछे क्या क्या शर्तें हैं, और क्या दल बदला जा सकता है या नया दल बनाया जा सकता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। भारत में दलीय व्यवस्था, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल, यानी भारत में जो पार्टी सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, ये जो कुछ दल हैं जैसे मार्क्सवादी पार्टी, तो ये राष्ट्रीय दल होते हैं। कुछ जो क्षेत्रीय दल जैसे अकाली दल, तृणमूल कांग्रेस, या आम आदमी पार्टी, या ये समाजवादी पार्टी, ऐसे कुछ दल जो छोटे दल होते हैं वो क्षेत्रीय पार्टियां होती है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और भारत की राजनीति में जाति की भूमिका के बारे में भी हम पढ़ेंगे।
कि कैसे भारतीय राजनीति में जाती है, वो राजनीति को प्रभावित करती है। और इसी तरह भारत की राजनीति में धर्म, भाषा, क्षेत्रवाद, जिस तरह से जाति, जिस तरह से धर्म, जिस तरह से भाषा और उसी तरह क्षेत्रवाद भी भारत की राजनीति को समय समय पर प्रभावित करता रहता है कि किस तरह भाषा, धर्म, जाति के आधार पर हम राजनीति है वो चल रही है और किस तरह जन धर्म के आधार पर वोट लिए जा रहे हैं या लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। लास्ट अपना टॉपिक होगा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की उभरती प्रवृत्तियाँ एवं चुनौतियाँ, यानी जो एमर्जिंग ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस बिफोर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, यानी इसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक है संघवाद, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म जैसे आपको पता ही है कि एक समय था जब बहुत छोटे छोटे स्टेट होते थे जिनको नगर राज्य कहते थे, जैसे एथेंस, स्पार्टा, ये आपने सुने होंगे। तो वो जब छोटे थे तो उसमें लोकतंत्र था, जनता अपने लिए स्वयं कानून इकट्ठा होकर कानून बनाती थी, विधि का निर्माण करती थी क्योंकि जनसंख्या थोड़ी थी। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो लोकतंत्र का जो पुराना रूप था उसमें भी बदलाव आए और वास्तव में वो पुराना रूप यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो अब नहीं चल रहा है या उसमें बहुत सारे चेंज हो गए हैं। वर्तमान में प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र का जमाना है, प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो जैसे जैसे लोकतंत्र में चेंज आया उसी तरह उसके पीछे कारण था जनसंख्या और बहुत बड़ा कार्यक्षेत्र। तो बड़े जब कार्य क्षेत्र हैं तो हम अब इसे अब नेशनल स्टेट कहने लगे हैं। नेशनल स्टेट का अब बड़े राज्य हैं तो एक जगह से प्रशासन चलाना बहुत ही मुश्किल काम है और इस वजह से प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्य को कई यूनिट्स में, इकाइयों में बांट लिया जाता है। इन इकाइयों में अलग अलग शासन व्यवस्था स्थापित कर दी जाती है ताकि स्थानीय जो मामले हैं उनका प्रबंध है वो अपने लेवल पे ये और अपनी शक्ति के आधार पर कर सके। इसलिए इन सभी में शक्तियों का भी विभाजन कर दिया जाता है। अब शक्तियों का विभाजन कैसे होता है, जैसे जो संघ होता है उसमें, या फिर यूं कहे शक्तियों के विभाजन के आधार पर हम इसको दो तरह से बांट सकते हैं, एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था। जहाँ एकात्मक व्यवस्था होती है तो उसमें हम शक्तियाँ है वो सेंटर से स्टेट की तरफ यानी इकाइयों की तरफ जाती है और संघात्मक व्यवस्था में शक्तियाँ है वो इकाइयों से सेंटर की तरफ जाती है। भारत के संविधान में हमने संघीय व्यवस्था को अपनाया है। हमारे जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे पास दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था ब्रिटेन वाली व्यवस्था जो एकात्मक व्यवस्था है क्योंकि वो छोटा राष्ट्र है इसलिए वहाँ एकात्मक व्यवस्था है, और दूसरी व्यवस्था थी अमेरिका की यानी फेडरल सिस्टम वाली जहाँ फेडरल संघ व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था है। तो हमने संघात्मक व्यवस्था को अपनाया लेकिन हूबहू जो अमेरिकी व्यवस्था है उसको नहीं अपनाया, उसमें कुछ परिवर्तन किया। और जैसे पहला परिवर्तन कि हमने अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ यानी भारत को राज्यों का संघ कहा है। हमने संघ शब्द का प्रयोग डायरेक्ट नहीं किया है बल्कि राज्यों का संघ बताते हुए इसको शामिल किया है। जो मसौदा कमेटी थी, प्रारूप ड्राफ्ट कमेटी थी जिसके अध्यक्ष थे अम्बेडकर, उन्होंने कहा था, स्पष्ट रूप से कहा था और कहा कि हमने राज्यों का एक संघ भारत को माना है, परंतु यह संघ राज्य किसी प्रकार से राज्यों के पारस्परिक समझौते का परिणाम न होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यानी हमारे जो संघ व्यवस्था है उसमें राज्य है वो संघात्मक व्यवस्था में है लेकिन उनको अलग होने का अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है। वो हमेशा भारत के ही एक इकाइयों की तरह रहेंगे लेकिन उनको हमने कुछ शक्तियाँ दी हुई है। तो संघ में शामिल होना हमारा जो आपको पता ही है, जब भारत आज़ाद हुआ तो छोटी छोटी रियासतें थी
तो उन सभी रियासतों को पहले एक किया और फिर उनको हमने इकाइयों के रूप में बांट दिया, यानी कई इकाइयाँ बना दी जिनको हम राज्य या स्टेट कहते हैं, कहीं कहीं इसको प्रांत कहा जाता है। तो इस तरह से हमने इन इकाइयों की शक्तियाँ भी संविधान में लिखी है। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि भारतीय संविधान में 3 तरह के शक्तियों का बंटवारा या शक्तियों की सूची जिसको कहते हैं, जैसे सब राज्यों की सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, 3 तरह से राज्यों की शक्तियों को बांटा गया है। यानी जहाँ राज्य सूची है उसमें राज्य को अधिकार दिया गया है, संघ में संघ को अधिकार दिया है, समवर्ती सूची में दोनों को अधिकार दिया गया है। तो इस तरह से हमने भारतीय संघ को एक शक्तिशाली और कार्यशील आदि विषयों का इसमें विवेचन करते हुए हम आगे पढ़ते हैं। जैसे संघात्मक या संघात्मक सरकार क्या होती है। जैसे आपको पता ही है कि 2 भागों में बांटा जाता है, एक एकात्मक व्यवस्था और दूसरा संघात्मक व्यवस्था। तो एकात्मक व्यवस्था में मैंने आपको बताई है कि संघ की शक्ति है वो एक जगह से निकलती है और एक तरह से शक्तियों का सेंट्रलाइजेशन होता है। वहीं संघात्मक व्यवस्था में हम 2 तरह से इसको बांट सकते हैं, एकीकरण के आधार पर और पृथक्करण के आधार पर। यानी पहले हम यूँ मान लो कि पहले हम एक वर्ग या कुछ ऐसा वस्तु लेते हैं वर्गाकार, उसको फिर अलग अलग पार्ट्स में बांट देते हैं। तो वो तो हो गई एकीकरण वाली, यानी पहले एक समग्र लिया और उसको फिर बांट दिया। दूसरी ओर बंटी हुई चीज़ों को हमने, जहाँ पृथक्करण की व्यवस्था होती है, वहाँ हम एक बंटी हुई चीज़ों को पहले एक जगह इकट्ठा करते हैं और फिर उनकी शक्तियाँ बांट देते हैं। जैसे पहले वर्ग को लिया, उसको बांट दिया, तो अलग अलग बॉक्स बना दिए, तो उसको अभिकेंद्रित संघ कहते हैं। और छोटे छोटे बॉक्स लेके एक बड़ा बॉक्स बना दिया, जैसे भारत की व्यवस्था है, तो उसको हम अपकेंद्रित संघ, सेंट्रीफ्यूगल फेडरलिज्म या फेडरेशन कहते हैं। तो इस तरह से हम संघ का निर्माण 2 तरह से कर सकते हैं, एक अमेरिकन ढांचा है और एक भारतीय ढांचा है। अब संघ का अर्थ देखें तो संघ के अर्थ यानी 2 शब्दों से मिलकर बना है संघ, क्योंकि आजकल संघात्मक व्यवस्था बहुत ही लोकप्रिय है। प्रांतों और राज्यों में शक्तियों का विभाजन होता है इसमें, और जिस वजह से प्रांत और राज्य है वो अपना कार्य है स्वतंत्रतापूर्वक करते रहते हैं। तो इसी तरह हम जब भी इसका अर्थ देखते हैं तो संघ है वो अंग्रेजी शब्द फेडरेशन, ये आप मेरी PDF में देख रहे होंगे, अंग्रेजी शब्द फेडरेशन से बना है। फेडरेशन से बना है या फेडरल इसको कहा जा सकता है, जो वास्तव में लैटिन भाषा के जो शब्द है फोडस, FOEDUS से बना है, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। इस प्रकार संघ सरकार कुछ राज्यों का एक ऐसा स्थायी संगठन है जिसकी स्थापना एक समझौते के आधार पर की जाती है। जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राज्य कुछ सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक केंद्रीय सरकार संगठित करते हैं तथा शेष उद्देश्यों की पूर्ति में वो स्वयं करते हैं, तो उसको हम संघात्मक शासन की स्थापना कहते हैं या स्थापना हो जाती है। यानी कुछ उद्देश्यों की तो वो मिलकर करेंगे और कुछ उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति स्वयं करेंगे, तो ऐसी व्यवस्था को हम संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे पुराना संघ है। संयुक्त राज्य अमेरिका भी स्वतंत्र राज्यों का स्वतंत्र संघ है। उसी तरह भारत है वो भी एक तरह से राज्यों का संघ है। क्योंकि स्वतंत्रता जब संग्राम चल रहा था अमेरिका में 1789 की बात है, तो वहाँ की जो कॉलोनीज थी, वहाँ 13 कॉलोनीज थी, 13 स्टेट में बंटा हुआ था वो, और सभी अलग अलग स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े हुए थे। तो उन्होंने अनुभव किया, यदि अब तो हम स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन कल को यदि हम अलग अलग रहे तो हो सकता है आने वाले समय में हमारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी और वापस किसी दूसरे देश का कब्जा हो सकता है या उन पे अधिकार हो सकता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि हमें एक संघ में रहना चाहिए
और संघ में रहकर हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं। तो उन सभी शक्तियों ने, छोटे छोटे राज्यों ने, जो 13 राज्य थे, वो मिलकर एक संघ का निर्माण किया। आज वर्तमान में अमेरिका में लगभग 50 राज्यों का एक संघ है। तो अब संघ की परिभाषाएं हम देखें तो मोंटेस्क्यू ने कहा है, संघात्मक सरकार एक ऐसा समझौता है जहां बहुत से एक जैसे राज्य बड़े राज्य के सदस्य बनने के लिए सहमत होते हैं। यानी एक जैसे राज्य का मतलब संघात्मक, सभी संप्रभु संपन्न होने चाहिए और सभी के उद्देश्य एक जैसे होने चाहिए और सभी एक जैसे एक ही संघ में शामिल होने के लिए सहमत होने चाहिए। किसी पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। हैमिल्टन कहता है, संघ राज्य राज्यों का एक ऐसा समुदाय है जो एक नवीन राज्य की स्थापना करता है। यानी बहुत सारे राज्य मिलकर एक नवीन राज्य का निर्माण जहां किया जाता है, उसको हम हैमिल्टन के अकॉर्डिंग हैमिल्टन ने कहा है कि कुछ ऐसे संघों का समुदाय या एक ऐसे नवीन राज्य की स्थापना जिसमें कई ऐसे राज्यों का समुदाय शामिल हो, उसको हम संघ कहते हैं। गार्नर काफ़ी फेमस विद्वान है राजनीति विज्ञान में। उन्होंने कहा है कि संघ सरकार एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्रीय तथा स्थानीय सरकारें एक ही प्रभुसत्ता के अधीन होती है। ये सरकारें संविधान अथवा संसदीय कानून द्वारा निर्धारित अपने क्षेत्रों में सर्वोच्च होती है। यानी कि बहुत सारी सरकार, चाहे वो सेंटर की सरकार हो चाहे स्टेट की सरकार हो, और वो सिर्फ एक ही प्रभुसत्ता के अधीन होती है। यानी बहुत सारे मामलों में, जैसे विदेशी संबंध या फिर आर्थिक या फिर कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होते हैं, उनमें वो संप्रभु नहीं होती है। और कुछ मामलों में वो संप्रभु होती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य में वो निर्णय लेने के लिए, यानी राज्य क्षेत्र के विषयों में, राज्य सूची के विषय में वो स्वतंत्र होती है या स्वायत्त होती है। तो ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसी सरकारें हैं, वो अपने जो संविधान द्वारा निर्धारित की गई शक्तियाँ और क्षेत्र है उसमें स्वतंत्र होती है। डॉक्टर फाइनर कहते हैं, संघात्मक राज्य वह राज्य है जिसमें अधिकार व शक्तियों का कुछ भाग स्थानीय राज्यों को दिया जाता है, दूसरा भाग संघात्मक सरकार को दिया जाता है, जो अपने स्थानीय राज्यों की इच्छा से बनी होती है। यानी कुछ ऐसी सरकारें जिसमें शक्तियों का बंटवारा, कार्यों का बंटवारा, जिसमें कुछ स्थानीय राज्यों को, इकाइयों को दी जाती है शक्तियाँ, और कुछ संघ जो सेंटर होता है उसको शक्ति दी जाती है। इस तरह से बनी हुई, राज्यों की इच्छा से बनी हुई सरकार को हम संघात्मक सरकार कहते हैं। जेलिनेक के अनुसार संघात्मक राज्य कई राज्यों के मेल से बना हुआ एक संप्रभुता संपन्न राज्य है। यानी ऐसा राज्य, संप्रभुता संपन्न राज्य जिसमें कई राज्य शामिल हों। अंत में परिभाषा डाइसी की है। डाइसी कहता है कि एक ऐसा राजनीतिक ढांचा होता है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, राज्यों के अधिकारों की सुरक्षा के बीच में मेल बनाए रखना है। यानी जिसमें एक तरफ तो राज्य के अधिकार होते हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रीय एकता होती है। इन दोनों में जब हम मेल रखते हैं, मेल बनाते हैं या फिर बनाए रखने की कोशिश करते हैं, तो हम उसको संघ कहते हैं। तो निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं, अंत में कंक्लूजन के रूप में कह सकते हैं कि संघात्मक व्यवस्था जो इकाइयां हैं उनकी इच्छा होती है, उस पर थोपा नहीं जाता है। और संघ का निर्माण करते समय वो अपनी जो सर्वोच्च संप्रभुता होती है वो खो देती है, क्योंकि अब वो संघ की संप्रभुता के अधीन होती है। 2 प्रकार का शासन होता है, एक स्थानीय होता है और एक संघीय होता है। सत्ता संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों में विभाजित होती है, जिसे आसानी से संशोधित नहीं किया जा सकता है। ये कुछ हमने परिभाषाएं देखी है सरकारों की, संघात्मक सरकार की, और कैसे संघ का निर्माण होता है, संघ का अर्थ क्या होता है, ये हमने देखा है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जब संघात्मक सरकार होती है तो उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो उसके कुछ लक्षण होते हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जैसे
संघात्मक सरकार में लिखित और कठोर संविधान होना चाहिए, शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, सर्वोच्च यानी संघ और राज्यों में कहीं विवाद हो तो सर्वोच्च न्यायपालिका होनी चाहिए, 2 सदनीय विधानमंडल यानी राज्यसभा लोकसभा जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए और दोहरा शासन होना चाहिए, दोहरी नागरिकता होनी चाहिए। ये कुछ संघ की परिभाषाएं और उसके लक्षण है जो इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।